नमस्ते इन्वेस्टर्स। एक स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कितने स्टॉक्स होने चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को कितना टाइम देना चाहिए, ये कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो सब पूछते हैं। और ये क्वेश्चंस न्यू कमर्स नहीं, सबसे ज़्यादा वो पूछते हैं जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में एंटर कर चुके हैं और काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, उसको डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं और अलग अलग स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्टॉक पोर्टफोलियो दो तरह के होते हैं, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में किसी इन्वेस्टर को एक सिंगल स्टॉक पे ज़्यादा भरोसा होता है, तो वो उस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। इस वजह से वो स्टॉक उसके पोर्टफोलियो में काफ़ी हैवी वेट हो जाता है। दूसरी कैटेगरी है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें एक इन्वेस्टर किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में हैवी वेट होने ही नहीं देता है और वो बहुत सारे स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड कर देता है। इक्वली डिवाइड करता है ये ज़रूरी नहीं है, स्टॉक्स को किसी सेक्टर और उसके मल्टीपल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इन दोनों टाइप के पोर्टफोलियो में सही कौन सा है, तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सही या गलत नहीं है, ये सबके अपने पर्सनल स्टाइल पे डिपेंड करता है। पर्सनली मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और मैं उसको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना ही सही है। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक डाइवर्सिफाइड और रिस्क मैनेज पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो को सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे सेक्टर के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जैसे एफएमसीजी सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एनर्जी, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, डिफेंस, टेक्सटाइल जैसे और भी काफ़ी सेक्टर्स अवेलेबल हैं। और अब इन सेक्टर्स को फर्दर सब कैटेगरी में भी डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर को हम 3 सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स, डायग्नोसिस्ट और फार्मा। अब तीनों हेल्थ केयर का ही पार्ट है, बट तीनों का बिजनेस मॉडल, ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल एकदम अलग है। जैसे एनर्जी सेक्टर को हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में और ट्रांसमिशन में। बेसिकली आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं और मेरा कहना ये है कि अच्छे रिस्क मैनेज पोर्टफोलियो में कोई भी सेक्टर 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये 10% का रूल कोई हार्ड रूल नहीं है, इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो सेक्टर्स के साथ साथ एक कैटेगरी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और भी है, मार्केट कैप के बेसिस पे डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब आपको अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप के हिसाब से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब इसमें डिफरेंस ये है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर लार्ज कैप स्टॉक्स ज़्यादा होंगे तो आपका रिस्क और वोलेटिलिटी उतना ही कम होगा, और आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़्यादा होंगे तो आपके पोर्टफोलियो में रिस्क और वोलेटिलिटी उतनी ही हाई रहेगी। अब मार्केट कैप की बेसिस पे एलोकेशन डिपेंड करता है आपके पर्सनल रिस्क टॉलरेंस पे और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पे। जैसे किसी का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 10 साल या उससे ज़्यादा का है तो आराम से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हाई ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। बट जो कम रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है और जिसका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 5 साल या 5 साल से कम है तो उसको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही करना चाहिए। तो आपका काम ये है कि आपको पोर्टफोलियो में, अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर वाइज और मार्केट कैप वाइज डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी भी रिकमेंड करूंगा। सो आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि आपको हर सेक्टर में एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप स्टॉक रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपना पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। लार्ज कैप आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी ऐड करेंगे और मिड कैप और स्मॉल कैप आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल भी ऑफर करेंगे। अब अपनी करंट नॉलेज के बेसिस पे एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एक एग्जांपल है, इसमें कोई भी सेक्टर या स्टॉक की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का पहला सेक्टर हुआ हेल्थ केयर। इसमें मैंने सोचा कि मुझे हॉस्पिटल सेक्टर पे ज़्यादा भरोसा है, तो मैंने 2 हॉस्पिटल और एक फार्मा स्टॉक को ऐड करने का डिसाइड किया। अब हॉस्पिटल्स में मैंने एक लार्ज कैप स्टॉक ऐड कर दिया और एक स्मॉल कैप स्टॉक ऐड कर दिया। अब मुझे हेल्थ केयर सेक्टर को डाइवर्सिफाई करने के लिए फार्मा स्टॉक को भी ऐड करना है, बट फार्मा स्टॉक में मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा फार्मा स्टॉक ऐड करना है, कौन सा स्टॉक अच्छा है फार्मा का, कौन सा अच्छा नहीं है। अगर ये कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं फार्मा सेक्टर का एक ईटीएफ ऐड कर सकता हूँ। ईटीएफ बेसिकली पूरे सेक्टर को ही काउंट करेगा। फ्यूचर में अगर उस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में अगर ग्रोथ आती है तो मेरे ईटीएफ में भी अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। ऐसा करने से मेरे को फार्मा सेक्टर को भी मैंने कंप्लीटली डाइवर्सिफाई कर दिया। अब एग्जांपल लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का। ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी बड़ा और वाइड है।
इसमें टू व्हीलर भी हैं, फोर व्हीलर भी हैं, तो हमें इसमें एक फोर व्हीलर स्टॉक ऐड करना चाहिए, एक टू व्हीलर स्टॉक ऐड करना चाहिए। ऐसा करने से हम ऑटो सेक्टर को भी अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं डिफेंस सेक्टर का, जो आजकल का सबसे पॉपुलर और वायरल सेक्टर है। और डिफेंस सेक्टर में हमारे पास काफ़ी चॉइसेस भी हैं, जैसे शिप बिल्डिंग हो गया। शिप बिल्डिंग के कुछ स्टॉक्स हैं जो डिफेंस में ही काउंट होते हैं, और कुछ स्टॉक्स जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी पे भी काम करते हैं। तो ये सेक्टर काफ़ी वाइड है, और आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन से स्टॉक में इन फ्यूचर ग्रोथ आएगी, किस में नहीं आएगी, तो आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डिफेंस सेक्टर का भी एक ईटीएफ ऐड कर सकते हो। ईटीएफ जैसे मैंने बताया पूरे सेक्टर को ही काउंटर करेगा। इन फ्यूचर अगर पूरे सेक्टर में ग्रोथ आती है तो आपकी ईटीएफ में भी आपको अच्छा खासा गेन मिलने की उम्मीद रहती है। और ईटीएफ में यूनिट्स होती हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से ईटीएफ में कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके साथ ही अपने एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं अपने। हमने देखा कि एक पोर्टफोलियो को लार्ज कैप और स्मॉल कैप में अच्छे से डाइवर्सिफाई किया। ये बस एक एग्जांपल था, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे आपको किसी सेक्टर की ज़्यादा नॉलेज है या फिर किसी सेक्टर में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आप उस सेक्टर की वेटेज अपने अकॉर्डिंग हाई कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट मेरा रूल ये है कि मेरा पोर्टफोलियो हर सेक्टर में डाइवर्सिफाई होना चाहिए, इससे रिस्क कम रहता है और ग्रोथ पोटेंशियल भी मेंटेन रहता है। अब आपका क्वेश्चन आ गया होगा कि एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। तो आपको ये अगर आप ये डाइवर्सिफाई वाली स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो आपके 20-25 स्टॉक्स तो वैसे ही हो जाएंगे, और बिगिनर इन्वेस्टर के लिए ये 20-25 स्टॉक्स ही काफ़ी होते हैं। और ये 20-25 स्टॉक्स मिनिमम नंबर है। एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स 50 to 60 स्टॉक्स भी इजीली मैनेज कर सकते हैं बिना रिटर्न्स के कंप्रोमाइज किए हुए। अब नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज करने से आपका रिटर्न्स कम हो जाएंगे, ये सही नहीं है। हाँ, वो आपके डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ, आपका गलत तरीके से आप गलत स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई करते हो तो आपके रिटर्न्स जरूर कम हो जाएंगे। जैसे बहुत लोग 30-40 पेनी स्टॉक्स में पैसे डाल के छोड़ देते हैं, ये सोच के कि कोई स्टॉक तो इसमें रॉकेट हो ही जाएगा। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सही नहीं है। इसको ना तो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, और इसमें ना ही रिस्क मैनेज होता है। ये प्योरली गैम्बलिंग है, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पोर्टफोलियो के नंबर ऑफ स्टॉक्स आपकी रिसर्च स्किल और अवेलेबल टाइम के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। जैसे आपके पास 30 स्टॉक्स मैनेज करने का टाइम है, तो आपको 30 स्टॉक्स ही रखने चाहिए। और हाँ, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, आप एक्टिवली इन्वेस्टिंग करते हो और काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके पास टाइम भी अवेलेबल है, तो आप 50 to 60 स्टॉक्स भी इजीली मैनेज कर सकते हो। बट 50 to 60 स्टॉक्स से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इससे ज़्यादा गए तो आपको डाइवर्सिफिकेशन के एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब क्वेश्चन आता है कि हमें पोर्टफोलियो को अलग अलग ब्रोकर्स के साथ मेंटेन करना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर है यस, लोग ऐसा करते भी हैं। आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो किसी एक ब्रोकर के पास होना चाहिए। और आप स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए आप अलग ब्रोकर भी यूज कर सकते हो। एंड अब अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे धन ब्रोकर का लिंक दिया है, जिस पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिससे आपको मेरी साइड से एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि पोर्टफोलियो में स्टॉक खरीद तो लिया, अब उसमें प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए, उस स्टॉक को एग्जिट करने का क्या प्लान होना चाहिए। सो प्रॉफिट बुक करने का और एग्जिट करने के मैं आपको दो रीजंस शेयर करूंगा। तो इसमें आपको पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कब करना है, इसका आंसर ये कि पोर्टफोलियो को रिबैलेंस आपको रेगुलर बेसिस पे परसेंटेज के हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। तो स्टॉक्स को एग्जिट करने के दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपको लगता है कि स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया है और उसके वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गए हैं, तो आपको कुछ पोर्शन कुछ क्वांटिटी उसमें बुक कर सकते हो और उस कैपिटल को किसी दूसरे स्टॉक में डिप्लॉय कर सकते हो। स्टॉक सेल करने का दूसरा तरीका ये है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि स्टॉक्स में अगर फंडामेंटली कोई चेंज हुआ है, फंडामेंटली कुछ उसमें वीकनेस आ गया है, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आपको उस स्टॉक से एग्जिट करके किसी दूसरे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अपना वो कैपिटल डिप्लॉय करना चाहिए। और अगर आपको स्टॉक एनालिसिस में हेल्प चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। आपको इसी चैनल पे स्टॉक एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे, जिसमें आपको स्टॉक्स के फंडामेंटल डिस्कस करूंगा, सो दैट आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प हो। और मेरा एक टेक्निकल एनालिसिस का बिगिनर फ्रेंडली कोर्स भी है, जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल्स और स्ट्रेटेजी भी सीख सकते हैं, सो दैट आपको किसी स्टॉक में इफेक्टिवली एंटर कर सको और सही टाइम पे आप उसमें प्रॉफिट भी बुक कर सको। सो वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स जो मेरे अपने पोर्टफोलियो के हैं मैं वो आपको बताना चाहूँगा। मेरे पोर्टफोलियो में अप्रोक्स 60 स्टॉक्स हैं। मैं हर महीने हर स्टॉक्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज से डिसाइड करता हूँ कि
हर महीने कौन सा स्टॉक मुझे ज़्यादा अंडर वैल्यूड मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ। हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है कि काफ़ी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी लंबे टाइम तक बिना किसी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के भी पड़े रहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो। सो इन्वेस्टिंग सीरीज़ का ये पहला वीडियो था। इन्वेस्टिंग सीरीज़ के और भी वीडियो आपको कंटिन्यूस इन्वेस्टिंग सीरीज़ में आते रहेंगे, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। और हाँ, ट्रेडिंग सीरीज़ के वीडियो भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। ट्रेडिंग सीरीज़ के भी अच्छे आपको लर्निंग वीडियोज़ इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ। जय हिंद।